नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में इस समय एग्ज़ाम चल रही है और लगातार एग्ज़ाम जारी है। और जैसे कि मैं आपके लिए बाकी भी वीडियोस लेके आया था, तो कि एग्ज़ाम टाइम पे हम जो है किस तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे कि हम अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो आप जानते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो तो काफ़ी वास्ट होता है, पर साल भर के सिलेबस को हम इतने इतने ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं पढ़ सकते। पर आज की क्लास में हम सिलेबस को इतने अच्छे से डिस्क्राइब तो कर ही लेंगे कि हम अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो आज की क्लास जो है वो मैं लेके आया हूँ बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ। तो ये क्लास जो है बीए में सेकंड ईयर में जिन बच्चों ने समाज शास्त्र लिया है, समाज शास्त्र अगर लिया है उन्होंने, सोशियोलॉजी अगर लिया है, तो समाज शास्त्र को यदि उन स्टूडेंट्स ने मेजर में लिया है तो ये मेजर का सेकंड पेपर होगा। और अगर माइनर में लिया है तो माइनर वालों के लिए भी ये पेपर इम्पोर्टेंट होगा। और ओपन इलेक्टिव में अगर स्टूडेंट जो आपने अलग से विशेष किसी पेपर को अगर नहीं लिया होगा, वो माइनर सब्जेक्ट को ही आपने माइनर को ही अगर जो है अपना ओपन इलेक्टिव बनाया होगा, तो ये जो क्लास है उनके लिए भी उपयोगी होगी। तो मतलब कि ये क्लास जो है आज की, ये मेजर का सेकंड पेपर आपका सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का, माइनर का पेपर प्लस ओपन इलेक्टिव, ऐसे स्टूडेंट ओपन इलेक्टिव में जिन्होंने माइनर वाले सब्जेक्ट को अपना ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है ये काय के ऊपर डिपेंड है, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो आपका सिलेबस है इसमें आपको जो है टोटल कितनी यूनिट पढ़ना है? टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। तो हम हर यूनिट को जो है मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, जिसको आप जो है अच्छे से समझें। आप इस वीडियो को बार बार जितना सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा और आप आंसर बहुत अच्छे से जो है इसमें एग्जाम में लिख सकेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन। पहली यूनिट ही जो है आपकी भारत में सामाजिक परिवर्तन के ऊपर है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा? सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा पढ़नी रहेगी और सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप पढ़ने रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में, इसकी कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन समाज के ढांचे, कार्यप्रणाली और व्यवहार के तरीकों में होने वाले बदलाव हैं। तो मतलब कि क्या होता है कि जो सामाजिक परिवर्तन मतलब कि जो परिवर्तन जो है चलता आता है लगातार, हम जानते हैं कि परिवर्तन चलता रहता है। और उस परिवर्तन में अगर सामाजिक परिवर्तन की बात की जाए तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है कि जो समाज का जो ढांचा है और कार्यप्रणाली है, तो मतलब कि अलग अलग समय पे जो है अलग अलग प्रकार की कार्यप्रणाली होती है और अलग अलग व्यवहार के तरीकों के होने वाला बदलाव जो है वो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ समाज को बदलती रहती है। तो आप जानते हैं कि आप समाज जो है आज से कई वर्ष पहले जो है अलग हिसाब से जीता था। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मॉडर्नाइजेशन की तरफ अपन बढ़े, तो बहुत सारी चीजों में डेली अपन जानते हैं कि हम जो चीज आज है वो हो सकता है कि 4 दिन बाद अपने को ना दिखे। तो समाज में तो परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताएं, तो सामाजिक परिवर्तन में आपको क्या लिखना है कि सामाजिक परिवर्तन जो है समाज के ढांचे में, समाज की कार्य प्रणाली में और व्यवहार के तरीकों में होने वाले बदलाव को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है। अब संरचना में कैसे परिवर्तन होता है कि समाज की व्यवस्था जैसे कि परिवार, शिक्षा, सरकार आदि में बदलाव होता है।
ये हम सब जानते हैं कि संरचना बदलती कैसे है। संरचना बदलती है जब जैसे परिवार में बहुत सारे कुछ नए सदस्य जुड़ते हैं, कुछ पुराने सदस्य चले जाते हैं। शिक्षा में भी जो है नई नई चीजें जुड़ती है। उसके बाद में सरकार भी रोज जो है सरकार भी बदलती है। तो ये जो है एक संरचना में परिवर्तन की बात होती है। अगर हम कार्य प्रणाली के परिवर्तन की बात करें तो समाज के कार्य करने के तरीके जैसे कि उत्पादन, वितरण और सामाजिक नियंत्रण में बदलाव। तो अगर कार्य प्रणाली के में परिवर्तन की बात करेंगे तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे कि किसी चीज के उत्पादन में परिवर्तन होता है, किसी चीज के वितरण में परिवर्तन होता है और किसी सामाजिक नियंत्रण में भी परिवर्तन या बदलाव होता है। फिर आती है बात व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, लोगों के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में भी बदलाव आता है। तो हम जानते हैं हर व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, कार्य प्रणाली जो है कार्य करने के तरीके में भी अंतर आता है, और संरचना तो अपन ने देखा ही है कि हर जगह संरचना में परिवर्तन आता है, चाहे वो परिवार की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, इन सभी में परिवर्तन आता है। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें। अब सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि समाज में परिवर्तन लाते हैं। एक तो आर्थिक कारक, कि आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता, ये भी जो है कारक होते हैं। आर्थिक कारक की मतलब कि कोई किसी व्यक्ति का आर्थिक स्थिति मान लीजिए कभी अच्छी रहती है, कभी खराब हो जाती है, तो उस कारण से उसका जो लिविंग स्टाइल है वो भी चेंज होता है। और जो कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो उनका रहने सहने का उनका तरीका भी जो है उनके आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है। राजनीतिक कारक, सरकार की नीतियां, सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक स्थिरता। तो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाला राजनीतिक कारक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जो अलग अलग जो सरकार बनती है वो अपनी अलग अलग नीतियां निर्धारण करती है, और कई बार क्या होता है कि किसी सरकार में कौन सा आंदोलन हो गया या कोई आंदोलन हो गया विशेषकर, जैसे कि मान लीजिए अभी किसान आंदोलन हुआ था, या इस तरीके से अलग अलग आंदोलन रहते हैं, वो भी निर्धारित करते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जो है आगे चल करके क्या परिवर्तन आ सकता है। सांस्कृतिक कारक, तो मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं में बदलाव, मतलब कि कल्चर में चेंज, कि अलग अलग कल्चर जो है वो कल्चर, जैसे कि क्या होता है कि अब धीरे धीरे जो है चेंज आ रहा है वर्ल्ड में। अपन अपने समाज में देखें कि पहले का रहन सहन अलग था, अब का रहन सहन अलग है, तो सांस्कृतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आ रहा है। पर्यावरण कारक, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन, तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे जो है कभी अति वर्षा हो जाती, कभी जो है कहीं वर्षा ही नहीं होती, तो कहीं ओलावृष्टि हो गई। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन भी जो है एक कारक होता है समाज में परिवर्तन का। उसके बाद में प्रौद्योगिकी कारक, तो प्रौद्योगिकी के में विकास और उसका समाज पर प्रभाव, तो मतलब कि हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अगर मान लीजिए कहीं पे अगर बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि बहुत फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लग रही है, तो उस एरिया में भी जो है डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार का होगा। तो आखिर इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सारी बातों का निष्कर्ष ये निकला कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो समाज को लगातार बदलती रहती है। समाज जो है वो बदलता रहता है समय के साथ, और ये प्रक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। कौन कौन से इसके कारक होते हैं? वो होते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। तो आपको इसके कारक जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये कारक भी ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, तो आपको ये कहना है कि समाज में लगातार जो बदलाव आते हैं उसको हम जो है सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज में कौन कौन से बदलाव आते हैं? समाज के ढांचे में परिवर्तन आता है, समाज के कार्य प्रणाली करने में अंतर आता है, और समाज के जो व्यवहार है उसके तरीके में भी जो है अंतर आता है। उसके बाद में इसमें अगली चीज आती है आपकी सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप की बात करें अगर हम, तो सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप की अगर बात करें तो सामाजिक परिवर्तन जो है विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। कौन कौन से रूप होते हैं उसके? एक तो होता है उद्विकास। क्या होता है? उद्विकास, प्रगति, विकास,
सामाजिक आंदोलन, क्रांति आदि, ये जो है सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग रूप है। आपको ये रूपों को याद रखना है। कौन कौन से रूप है? उद्विकास, प्रगति, विकास, सामाजिक आंदोलन, क्रांति, ये सब जो है सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग रूप है। ये परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? एक रेखीय भी हो सकते हैं और बहुरेखीय भी हो सकते हैं, और समस्या मूलक या कल्याणकारी भी हो सकता है। या तो समस्या भी क्रिएट कर सकता है या फिर बहुत ही ज्यादा फायदा भी पहुंचा सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन जो है अलग अलग रूप में प्रकट होता है। तो अब इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे प्रकट होता है सामाजिक परिवर्तन। तो मैंने अभी आपको बोला था सामाजिक परिवर्तन जो है अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। तो मैंने बोला था आपको उद्विकास। अब उद्विकास क्या होता है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें समाज धीरे धीरे बदलता है और नई अवस्थाओं में विकसित होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने समय पे कैसा विकास था, अब के समय में कैसा विकास है। तो धीरे धीरे जो है मानव जाति जो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मानव जाति आगे बढ़ रही है, तो वो कुछ नई नई चीजों का विकास कर रही हैं। तो सामाजिक परिवर्तन जो है वो उसका पहला रूप तो ये हो गया उद्विकास, क्योंकि विकास के आधार पे। कैसे विकास के आधार पे? मतलब कि जो पुराने टाइम पे व्यक्ति कैसे रहता था, अब कैसे रहता है, ये सब चीजें। उसके बाद में प्रगति, ये एक सकारात्मक परिवर्तन है जिसमें समाज बेहतर और अधिक विकसित होता है। तो प्रगति मतलब कि क्या है? हर व्यक्ति जो है प्रगति करता है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो ये समाज की भी इसमें प्रगति होती है। तो ये प्रगति आप इसके इस तरह से ले सकते हैं। फिर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो ये एक व्यापक प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन लाता है। तो मतलब कि क्या हुआ कि अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम हमारे देश के डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारा देश जो है सतत विकास कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आता है। तो हम जानते हैं कि ये जो डेवलपिंग चीज है ये क्या करती है? ये समाज में भी विकास करती है, आर्थिक तौर पे भी करती है, और राजनीतिक स्तर पे भी ये जो है परिवर्तन लाती है। कि मतलब राजनीतिक तौर पे जो है कभी देखिए कि किसी कंट्री से हमारे बहुत अच्छे टर्म्स है, किसी कंट्री से कभी बहुत बुरे टर्म्स होते हैं। तो मतलब कि वो भी अगर जितना अच्छा विकास होगा, जितना अच्छा हम लोगों से जुड़ेंगे, उतना अच्छा हमारे देश का विकास होगा। फिर आती है सामाजिक आंदोलन की बात। तो ये एक संगठित समूह का आंदोलन है जो समाज में किसी विशेष मुद्दे या परिवर्तन के लिए संघर्ष करता है। तो आप जानते हैं कि आंदोलन क्या होता है? कि एक संगठित होकर के लोग जो है कुछ मांग अपनी रखते हैं, तो उसके लिए जो है संघर्ष करते हैं। क्रांति क्या होती है? कि ये एक अचानक और व्यापक परिवर्तन है जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को बदल देता है। तो मतलब कि अचानक से हुआ कोई सा रिवॉल्यूशन। तो रेवोल्यूशन मतलब कि क्या होता है? कि क्रांति आती है किसी की, जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता की क्रांति आई थी कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो हमने अंग्रेजों से जो है लड़ाई करी और उनसे जो है हमने स्वतंत्रता लेकर रहे। तो वो एक क्रांति आती है, तो उससे जो है काफी परिवर्तन आता है। समाज में अन्य प्रकार के परिवर्तन की अगर बात की जाए तो एक रेखीय होता है। एक रेखीय मतलब कि ये सीधी रेखा में या निरंतर एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। बहुरेखीय में क्या होता है? ये अलग अलग क्षेत्र में जब डेवलपमेंट होता है तो उसकी बात की जाती है। समस्या मूलक क्या होता है? ये परिवर्तन समाज के लिए समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि गरीबी, असमानता आदि। तो मतलब कि अगर समाज के सभी वर्ग का अगर विकास एक साथ नहीं होगा तो वो एक समस्या मूलक परिवर्तन बन जाएगा। उसके बाद में कल्याणकारी। कल्याणकारी में क्या होता है? ये परिवर्तन समाज के लिए लाभप्रद होता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं का विस्तार आदि। तो मतलब कि वेलफेयर मतलब क्या होता है? कि समाज के फायदे के लिए। उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन का महत्व क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन समाज को आगे बढ़ाता है और उसे बदलता है। ये समाज को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी और विकसित बनाने में मदद करता है। तो मतलब कि ये समाज को क्या करता है? समाज में बदलाव लाता है, समाज को आगे बढ़ाता है और समाज में जो है अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी को विकसित बनाने में मदद करता है। उसके बाद में अगर इसके निष्कर्ष की बात की जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सामाजिक परिवर्तन जो है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और बहुआयामी प्रक्रिया होती है जो विभिन्न रूपों को प्रकट
विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। ये समाज को बदलता है और उसको आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। तो दोस्तों मैं जैसे कि आपको ये सब चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी लंबा है, उसको अपने को इस वीडियो में ही अपने को कवर करना है। तो अगर आपको थोड़ा सा स्पीड लगे तो आप आपके यूट्यूब की स्पीड डाउन करके भी आप इसको सुन सकते हैं, और जितनी बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें जो है आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप की बात कर रहे हैं हम, तो पहला जो स्वरूप है वो है उद्विकास एवं क्रांति। तो अब उद्विकास और क्रांति, इसको इंग्लिश में कहते हैं एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन में क्या फर्क होता है? तो उद्विकास और क्रांति दोनों ही परिवर्तन के प्रकार है, लेकिन वे अलग अलग तरीके से होते हैं। दोनों अलग अलग तरीके से परिवर्तन होते हैं। उद्विकास एक क्रमिक और धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है, जबकि क्रांति एक अचानक और आमूलचूल परिवर्तन है। तो मतलब कि क्या हुआ कि जो उद्विकास है मतलब कि एवोल्यूशन है, तो ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मतलब कि हम जानते हैं कि विकास मानव जाति का, जैसे कि जब सभ्यता, पुरानी सभ्यताएं थी और अलग अलग कल्चर थे, तो धीरे धीरे जो है मानव का विकास हुआ। फिर बाद में पहले राजाओं का शासन चलता था, फिर धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट्स आई, उसके बाद में अलग अलग देश बने, पहले राजाओं के राज्य हुआ करते थे। तो ये एवोल्यूशन जो है ये धीरे धीरे हुआ। अब क्या हुआ, एक होता है रेवोल्यूशन जिसको हम क्रांति कहते हैं। तो किसी भी चीज के लिए क्रांति आई एकदम से कि भाई अपन ने बोला स्वतंत्रता संग्राम किया जाए कि हमको जो है हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, तो उसमें क्या हुआ, वो क्रांति जो आई तो उसमें क्या हुआ कि अचानक से सब कुछ फेरबदल हो गया। अचानक से जो है अलग अलग रियासतें थी उनको जोड़ दिया, भारत बना दिया, भारत को जो है एक स्वतंत्र देश बना दिया गया अंग्रेजों से लड़के। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था। तो उद्विकास की अगर बात की जाए, एवोल्यूशन की बात की जाए, तो ये लंबी अवधि में होने वाला परिवर्तन है, धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होता है। किसी वस्तु, जीव या समाज के आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे कि जीवों में अनुवांशिक परिवर्तन होता है, तो जीवों में भी अनुवांशिक जेनेटिकल चेंज आते हैं, तो ये परिवर्तन भी होता रहता है। अब जीवों में जैसे नई जीवों की प्रजाति नई बनना, ये भी एक ये भी जो है उद्विकास का एक उदाहरण है। सामाजिक उद्विकास में वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तन एक उदाहरण है। तो अगर सामाजिक उद्विकास समाज के तौर पे अगर हम बात करें, तो जो वर्ण व्यवस्था थी अब उसको जो है जाति व्यवस्था में इनने चेंज कर दिया था। पहले अलग अलग वर्ण में जो है डिवाइड किया जाता था, अब जो है अलग अलग जाति में डिवाइड किया जाता है। फिर क्रांति की बात की जाए तो क्रांति कैसे हुई? क्रांति तो मैंने अभी आपको बताया कि अचानक हो जाती है, बहुत कम समय में होता है, इतनी जल्दी फेरबदल होता है किसी भी चीज में कि जो है किसी वस्तु, समाज या राजनीतिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में तो उद्विकास जो है एक लंबी अवधि में होता है, क्रांति जो छोटी अवधि में होता है। परिवर्तन जो है उद्विकास में क्रम के आधार पे होता है, धीरे धीरे होता है, और ये क्रांति जो होती है ये अचानक से इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो और इसकी प्रकृति कैसी होती है उद्विकास की? उद्विकास की प्रकृति जो रहती है आंतरिक और स्वाभाविक होती है, जबकि क्रांति जो रहती है वो उसकी प्रकृति रहती है मानव प्रेरित, मानव के द्वारा प्रेरित होती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन में प्रगति और विकास को समझने के लिए इन दो अवधारणाओं के बीच अंतर समझना चाहिए। प्रगति की अगर बात की जाए, अगर हम प्रगति की बात कर रहे हैं तो कैसे प्रगति हुई? अगर हम सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो सामाजिक परिवर्तन में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रगति कैसे होती है और विकास कैसे होता है। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन में प्रगति और विकास कैसे हुआ, वो दो अवधारणाओं के बीच में हमको इन अंतर को समझना होगा।
प्रगति जो रहती है वो समाज के विकास के लिए एक सकारात्मक और वांछनीय दिशा में बदलाव को संदर्भित करती है। मतलब कि प्रगति जो रहती है वो समाज को जो है आगे बढ़ाने में काम करती है, जिसमें समाज के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है और उनमें जो बदलाव और सुधार होते हैं उनको शामिल किया जाता है। कैसे कैसे बदलाव हो सकते हैं समाज के सुधार में, समाज में प्रगति को लेकर के, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो समाज के विभिन्न पहलुओं में बदलाव लाती है। अब सामाजिक परिवर्तन में प्रगति कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है, तो मतलब कि अगर प्रगति की बात की जाए तो सामाजिक सुधार, तो सबसे पहले तो समाज में फैली हुई अलग अलग बुराइयों को हमें दूर करना होता है, असमानताओं को कम करना होता है और सभी नागरिकों को अवसर प्रदान करने का प्रयास करना होता है, तब जाकर के समाज में सुधार होता है। उसके बाद में ज्ञान और शिक्षा में वृद्धि, तो मतलब कि लोगों में जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जितनी ज्यादा शिक्षा होगी, तो उसी तरीके से वो समाज भी जो है आगे बढ़ेगा। आर्थिक विकास अगर होगा तो भी जो है समाज में परिवर्तन होगा। तो प्रगति आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, जिससे लोगों को जीवन स्तर सुधरता है। तो मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत के सामाजिक परिवर्तन में प्रगति और विकास को आप समझाइए, तो प्रगति के बारे में बता रहा हूं मैं अभी आपको कि सामाजिक परिवर्तन में प्रगति जो है वो कैसे हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन में प्रगति जो है वो कैसे हो सकती है, एक तो समाज सुधार करके हो सकती है, एक ज्ञान और शिक्षा में वृद्धि करके हो सकती है, एक आर्थिक विकास, मतलब कि जो असमानता है कि गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, तो इस असमानता को बदल के हो सकती है। उसके बाद में राजनीतिक विकास, जो कि प्रगति लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनता है। सांस्कृतिक विकास, तो प्रगति सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखती है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। तो ये बात हमने काय की करी, प्रगति का जो है, प्रगति के बारे में बात करी कि सामाजिक परिवर्तन में प्रगति का क्या रोल होता है। अब हम बात करेंगे, काय की बात करेंगे, अब हम सामाजिक परिवर्तन में विकास की बात करेंगे कि विकास का क्या रोल होता है। तो विकास का पहला रोल होता है सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास मतलब कि सभी नागरिकों की भागीदारी और कल्याण के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। आर्थिक विकास कैसे होता है, विकास आर्थिक रूप से मजबूत समाज बनाने पर केंद्रित है, गरीबी कम होती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। सामाजिक विकास की बात करें तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। राजनीतिक विकास की बात करें तो विकास लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करता है, जिससे समाज में पारदर्शिता बढ़ती है। फिर पर्यावरण विकास की बात करें तो विकास जो है प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग और पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रगति के बारे में आता है क्वेश्चन, प्रगति या फिर आपको विकास के बारे में आता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखने हैं कुछ पॉइंट। प्रगति कब होती है और विकास कब होता है, कि देश कब आगे बढ़ेगा, देश का विकास कैसे होएगा, तो या समाज कैसे आगे बढ़ेगा और समाज का विकास कैसे होएगा। तो आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो सामाजिक सुधार करने से, एक ज्ञान और शिक्षा में वृद्धि करने से, एक आर्थिक विकास से, एक राजनीतिक विकास से और सांस्कृतिक विकास से, और तो ये तो हो गए आपके काय के प्रगति, आपके सामाजिक परिवर्तन में प्रगति के ये कारक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका अब आपका इसमें जो है अगला जो टॉपिक है आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में जो है अपने को पढ़ना रहेगा कि भारत में सामाजिक परिवर्तन जो है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो विभिन्न कारकों को प्रभावित करती है, जैसे कि आपका औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा, सामाजिक आंदोलन, औपनिवेशिक शासन, ये सब जो है इसके कारक होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं
तो भारत में सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में अलग अलग जो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। पहला तो है औद्योगिकरण और शहरीकरण की अगर बात करें तो औद्योगिकरण और शहरीकरण ने भारत के सामाजिक संबंधों, परिवारों, समुदायों में परिवर्तन ला दिया है। तो हम जैसे कि औद्योगिकरण हुआ तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई और लोग इधर उधर जो है जॉब के लिए जाने लगे, तो बहुत सारे परिवार में जो है अलग अलग प्रकार के चेंजेस आ गए। शिक्षा का विकास हुआ। हम जानते हैं कि शिक्षा ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपने जो राइट्स हैं उनको समझ सकेगा और अपना विकास भी कर सकेगा। सामाजिक आंदोलन जैसे कि दलित अधिकार आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन सामाजिक परिवर्तन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार प्रौद्योगिकी ने भारत में लोगों के बीच जानकारी, विचारों का आदान प्रदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मतलब संचार की व्यवस्था हुई तो लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। पहले जो है इन चीजों में पहले लोग एक दूसरे से इतना जुड़ नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास में संचार व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक है वो है, यहाँ से आपकी जो है सेकंड यूनिट स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट यूनिट जो है उतनी थी और अब आपकी जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट काय के बारे में है। सेकंड यूनिट जो है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, अलग अलग प्रक्रियाओं को इसमें पढ़ना रहेगा। तो पहली जो प्रक्रिया है वो है आपकी सांस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण। सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट का ये आपका पहला टॉपिक रहेगा कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में जो है हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की। तो अब सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों ही समाज में बदलाव की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उनके स्रोत और परिणाम अलग अलग होते हैं। सांस्कृतिकरण की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से भारत में एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें निचले स्तर की जातियां उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाती है, जिससे सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। पश्चिमीकरण दूसरी ओर बाहरी प्रभावों के कारण एक प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी मूल्यों, जीवन शैली और विचारधाराओं को अपनाना शामिल होता है। तो अगर सांस्कृतिकरण की हम बात करें तो सांस्कृतिकरण में क्या होता है कि ये एक ऐसी जो है आंतरिक प्रक्रिया होती है जो जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को दर्शाती है। निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाज, अनुष्ठान, विचारधारा और जीवन शैली का अनुकरण करना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्थिति में सुधार करना। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो निम्न जातियों द्वारा शाकाहार को अपनाना जो उच्च जातियों की विशेषता है, और यह भारतीय समाज के भीतर ही घटित होने वाली एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ यह है कि भारत की पारंपरिक सामाजिक संरचना में आंतरिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो क्या हुआ, इसमें ये बताना चाहा है संस्कृतिकरण में कि जो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लोग पूरी तरह से डेवलप नहीं थे, बहुत सारी चीजों को नहीं समझते थे, जिनका जो है एक अपन कह सकते हैं सांस्कृतिक तौर पे जो है ज्यादा विकास नहीं हुआ था, तो जब वो पढ़ने लगे, जब शिक्षित हुए, जब उनको सब चीजें समझ में आने लगी, तो वो अपने से उच्च वर्ग के लोगों को देखने लगे कि हाँ भाई इनका लाइफ स्टाइल ऐसा है तो हम हमारा लाइफ स्टाइल भी ऐसा करें। तो ये उस चीज को जो है देख करके जो है आगे बढ़ करके हमारे समाज में जो है इस तरह से सांस्कृतिकरण के तौर पे जो है डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम बात करें पश्चिमीकरण की बात करें तो ये एक बाहरी प्रक्रिया है जो पश्चिमी देशों से संपर्क में आने के कारण हुआ। अब क्या हुआ कि जो बाहर अन्य देश, अब हमारा देश तो जो है कि हमारा देश में जो कम डेवलप्ड व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देख के, अगर वो उसके पास में जो आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया है अगर कम डेवलप्ड व्यक्ति के, तो वो अपने आप से ऊपर वाले को देखेगा कि भाई इसका लिविंग स्टैंडर्ड, इसका लाइफ स्टाइल कैसा है, इसका कल्चर कैसे ये पूरा कर रहा है, तो उस चीज के हिसाब से वो अपने आप का डेवलपमेंट कराएगा। पश्चिमीकरण की अगर बात की जाए तो पश्चिमीकरण में क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है वो अन्य देशों को देख रहा है और वहां पे जैसे देख रहा है कि कैसी जीवन शैली उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हो रहा है, उनकी राजनीति जो है उनके देश में किस तरीके से चल रही है, उनके यहाँ पे आधुनिकरण, वैश्वीकरण कैसे हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है पश्चिमी देशों से जो है अपनाई जाती है।
तो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अनुकूलन में अब इसी में जो है आपका जो अगला पार्ट है सेकंड यूनिट में मैंने अभी तो आपको सांस्कृतिकरण पश्चिमीकरण की अवधारणा बताई है। अब आपको मैं बताऊंगा सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के अनुकूलन में सहायक दशाएं, जैसे कि आपका जैसे कि इसमें आ जाता है भारतीय समाज एवं संस्थाओं के प्रभाव, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, अवधारणा आपके जो औद्योगिकरण के जो अवधारणा है उसके बारे में बात करेंगे, और भारतीय समाज एवं संस्थाओं पर प्रभाव क्या है इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अनुकूलन में सहायक दशाओं में शिक्षा होती है, संचार होती है, आर्थिक विकास और शहरीकरण और सामाजिक सुधार शामिल है। तो अगर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के अनुकूलन में सहायक दशाएं कौन कौन सी होती है, तो इसके सहायक दशाओं के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अनुकूलन में कौन कौन सी दशाएं जो है वो पार्टिसिपेट करती है। एक तो होती है शिक्षा, एक होती है संचार, और एक होता है आर्थिक विकास, एक होता है शहरीकरण और सामाजिक सुधार। तो ये मैं जो आपको ये पॉइंट्स बोलता हूँ इनको आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के जो अनुकूलन में सहायक दशाओं को बताओ, तो आपको क्या कहना है, सहायक दशाएं कौन कौन सी है, शिक्षा का प्रसार है और आर्थिक विकास है, शहरीकरण है और सामाजिक सुधार है। तो अब इनको थोड़ा सा इन दशाओं के बारे में अगर अपन डिस्क्राइब करें तो शिक्षा का प्रसार में क्या होगा कि शिक्षा के माध्यम से जो है लोगों को जागरूकता प्रदान होती है अलग अलग चीजों की, तो समाज में बदलाव आता है। संचार के विकास की बात करें तो संचार के विकास की अगर बात हो तो इसमें क्या हुआ, एक दूसरे के विचारों को और प्रथाओं को सीखते हैं लोग, एक दूसरे से जुड़ते हैं संचार के माध्यम से। सामाजिक सुधार की अगर बात करें तो सामाजिक सुधारों में जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है, जिससे निम्न जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाज और जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित होती है। फिर आर्थिक विकास की बात की जाए तो आर्थिक विकास में जो है शिक्षा और नौकरी के जो है अवसर प्रदान करती है कि जिससे कि आर्थिक स्थिति में सुधार आता है समाज में। शहरीकरण की बात की जाए तो शहरीकरण से लोग विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अब पश्चिमीकरण की सहायक दशाओं की बात की जाए तो अभी तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको जो है अलग दशाएं जो बता रहा था मैं आपको संस्कृतिकरण की दशाएं। अब मैं आपको जो है पश्चिमीकरण की सहायक दशाओं के बारे में बता रहा हूँ। पहले मैंने संस्कृतिकरण की दशाएं बताई थी, अब मैं पश्चिमीकरण की दशाओं के बारे में बताता हूँ। तो शिक्षा और भाषा की बात की जाए तो पश्चिम देशों की शिक्षा प्रणाली और भाषा जैसे कि अंग्रेजी का अनुसरण करना पश्चिमीकरण को बढ़ावा देता है। आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसकी एक दशा ये भी है कि आर्थिक विकास जो है वो उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। मीडिया और संचार की बात करें तो ये भी एक दशा के अंतर्गत आता है, जिससे पश्चिमी मीडिया और संचार माध्यम जैसे फिल्में, संगीत, फैशन, इसका प्रभाव भी को भी बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक और सामाजिक सुधार की बात करें तो पश्चिमी देशों में राजनीतिक और सामाजिक मॉडल का अनुसरण करना पश्चिमीकरण को बढ़ावा भी देता है। फिर वैश्वीकरण की अगर बात की जाए तो वैश्वीकरण से अलग अलग देश जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे के विचारों और प्रथाओं को सीखते हैं, जिससे पश्चिमीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो ये हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं इसमें हमने करा है संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणा को अपन ने लिया है, और संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अनुकूलन में सहायक दशाओं। तो ये आपका सेकंड यूनिट का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड यूनिट के जो सेकंड पार्ट है इसका, वो है आपका, उसको डिस्कस करते हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकरण की अवधारणा भारतीय समाज एवं संस्थाओं पर क्या प्रभाव होता है औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकरण का। तो अगर बात की जाए औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकरण की, तो ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है
क्योंकि ये एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो औद्योगिकरण की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है किसी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण और तकनीकी उत्पादन को बढ़ाना। नगरीकरण का मतलब होता है शहरों को, ये शहर लोगों का शहरों के में केंद्रित होना होता है। और आधुनिकरण का मतलब है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों को साथ साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एक समाज विकसित करना। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकरण का मतलब आप बताइए, तो अगर आता है औद्योगिकरण, औद्योगिकरण में क्या लिखेंगे आप कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग उद्योगों को स्थापित करने के बारे में जो है आपको जागरूकता बनाई जाती है समाज में, जिससे कि जो है रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और जो है उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और जीवन के में जो है आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार होता है, तो जीवन में भी जो है आगे डेवलपमेंट होता है। तो आपको अगर औद्योगिकरण के बारे में लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये जो है एक प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक उत्पादन पे आधारित है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाना है, जिससे कि जो है उद्योग को आगे बढ़ाना है, जिससे कि जो है आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। नगरीकरण की अगर बात की जाए तो नगरीकरण में क्या होता है कि इसमें जो है जिनमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में पलायन करते हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या बढ़ती है और शहरी क्षेत्रों का विकास होता है। तो मतलब कि क्या होता है कि अगर आपको शहरीकरण की बात की जाए तो शहरीकरण में क्या हुआ, सॉरी नगरीकरण की बात की जाए तो नगरीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो है जब लोग जो है गांव से शहर में पहुंचते हैं तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो वहाँ पे जो जनसंख्या की जब वृद्धि होती है तो नए नए और डेवलपमेंट किए जाते हैं, सिटी का विकास होता है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। आधुनिकरण की अगर बात की जाए तो ये प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समाज में बदलाव आता है और आधुनिक तकनीकों और विचारों का उपयोग में लिया जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकरण तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। औद्योगिकरण और नगरीकरण एक दूसरे को बढ़ावा देता है, जबकि आधुनिकरण जो रहता है, औद्योगिकरण मतलब कि क्या होता है कि उद्योग को स्थापित करना, और ज्यादातर उद्योग जो है सिटीज में स्थापित होते हैं। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण ये तो एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि आधुनिकरण जो है इन दोनों प्रक्रियाओं के प्रभाव को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद कर रहा है। मतलब कि आधुनिकरण मतलब कि मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मतलब कि जो है ये इसमें क्या समाज और संस्कृत, अलग अलग संस्कृति के लोग जो है वो एक साथ मिलकर के जो है नए समाज का निर्माण करते हैं। उसके बाद में इसका अगला जो टॉपिक है आपका वो है इसमें अगर अपन इसके प्रभाव की बात करें तो प्रभाव जो है वो वाकई में औद्योगिकरण जो रहता है उसने जो है बहुत बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रीज ने बढ़ावा दिया, जिससे इकोनॉमी जो है अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा मिला, लोगों के पास में ज्यादा पैसा आया तो उन्होंने अपने आप का डेवलपमेंट कराया। नगरीकरण में क्या हुआ कि नगरों का, शहरों का विकास हुआ, क्योंकि लोग जो है गांव से शहर में पहुंचे, काम के लिए पहुंचे, वहां पे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में आधुनिकरण की बात की जाए तो शिक्षा में, तकनीक में, संचार व्यवस्था में, सब में बदलाव आया, जिसकी वजह से जो है लोग जो है आधुनिकरण, आधुनिकरण मतलब कि मॉडर्नाइजेशन जो है आया। उसके बाद में अगला जो आपका इसका टॉपिक है सेकंड यूनिट का वो है उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं सूचना क्रांति के बारे में है कि उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है और सूचना क्रांति क्या होती है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो उदारीकरण की अगर बात की जाए तो सरकारी नियंत्रणों को हटाना और अर्थव्यवस्था को खुले बाजार में के लिए खोलना। ये औद्योगिक लाइसेंसिंग, आयात निर्यात पर नियंत्रण और अन्य नियामक बाधाओं को कम करने से जुड़ा है। तो उदारीकरण में क्या हो रहा है, उदारीकरण में ये हो रहा है कि ज्यादा सरकारी जो नियंत्रण है कई संस्थाओं पे, तो उसको हटाने के ऊपर बात की गई है कि उसमें जो है अर्थव्यवस्था को खुले बाजार के लिए खोलना, मतलब कि औद्योगिक लाइसेंसिंग,
आयात निर्यात पर नियंत्रण, मतलब कि बहुत ज्यादा नियंत्रित करके अगर सरकार उसको रखती है तो क्या है, लोग जो सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं उनमें उलझे रहते हैं। तो उसमें जो अगर उदारीकरण की बात की जा रही है कि उसको अगर मान लीजिए कम किया जाए, अगर वो जो सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको कम समय में पूरा किया जाए, तो जो है जो बाधाओं को कम किया जाए तो जो है औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हो सकता है। निजीकरण, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना, इससे सरकारी हस्तक्षेप कम होता है और निजी क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता मिलती है। तो मतलब कि जो सरकारी काम है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, तो उसमें क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी को एक टारगेट दे दिया कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो उसमें क्या होता है कि जो वो कंपनी जो रहती है वो अपने वर्कर्स को कहती है कि ये काम आपको टाइम पे पूरा करना है, ये करना ही है। तो आप जैसे जानते हैं कि सरकारी तौर पे अगर कोई काम रहता है तो वहां पे लेट लतीफी बहुत ज्यादा होती है, तो ये निजीकरण को बढ़ावा इसलिए दिया जाता है। वैश्वीकरण की बात की जाए तो वैश्वीकरण में क्या हुआ, विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार करना, ये एकीकरण और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है। तो वैश्वीकरण मतलब कि अलग अलग देशों से व्यापार करना। सूचना क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग में तेजी लाना, विशेष रूप से कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन से ही ये संचार, जानकारी तक पहुंच और ज्ञान साझा करने के लिए क्रांति लाती है। तो ये चीज है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं क्या है। तो सूचना क्रांति के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में आपका जो अगला है वो है सामाजिक आंदोलन के बारे में है। इसी सेकंड यूनिट में आपका जो आखिरी वाला पार्ट है, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन की क्या भूमिका होती है, यह आपको पढ़ना रहेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सामाजिक आंदोलन समाज में जो है बदलाव लाने के लिए एक संगठित प्रयास होता है। सामाजिक आंदोलन की अगर बात की जाए तो समाज के लोग मिलकर के क्या करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, किसी चीज को लेकर के कोई मुद्दा रखते हैं और जो समस्या रहती है उस या मुद्दा रहता है उसके खिलाफ विरोध या बदलाव के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये कैसा, इसकी अवधारणा की अगर बात की जाए तो ये एक संगठित प्रयास होता है, लोग मिलके करते हैं, सामूहिक कार्यवाही होती है, सब मिलकर के कुछ कार्यवाही करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक, मतलब कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। एक मतलब उत्प्रेरक मतलब कि जो चीजों को आगे बढ़ावा देता है। उसके बाद में इसकी भूमिका क्या रहती है, सामाजिक आंदोलन की भूमिका क्या रहती है, ये सामाजिक स्तर पर जागरूकता, मतलब कि समाज को जागरूक करने के लिए कि भाई ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये चीज गलत हो रही है तो उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। तो ये जो है समाज में जागरूकता लाता है। उसके बाद में सामाजिक नीतियों में बदलाव, तो मतलब कि इसमें जो है कई बार बहुत सारी नीतियां ऐसी गलत रहती है जो कि बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम, जैसे कि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी श्रमिक के अधिकारों का हनन हो रहा है या पर्यावरण संरक्षण के बारे में है, तो इन सब की नीतियों में बदलाव लाने के लिए भी लोग जो है आंदोलन करते हैं। सामाजिक संरचना में बदलाव, तो मतलब कि जाति व्यवस्था और लैंगिक असमानता में बदलाव लाने के लिए भी आंदोलन किए जाते हैं। और कई बार सत्ता में बदलाव के लिए भी किया जाता है कि कोई जो सामाजिक आंदोलन कभी कभी सत्ता में बदलाव ला सकता है, जैसे क्रांति या राजनीतिक परिवर्तन भी ये ला सकता है। तो ये हुई आपकी सेकंड यूनिट। अब आते हैं हम आपकी थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट क्या है इसको देखते हैं। थर्ड यूनिट जो है आपकी ये है भारत में सामाजिक विकास के ऊपर, कि भारत में सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो भारत में सामाजिक विकास का मतलब होता है लोग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उन्हें सशक्त बनाना, उनको समाज में अधिक समावेशी और न्याय संगत बनाना। मतलब कि समाज का विकास की अगर बात की जाए तो लोगों के जो लाइफ स्टाइल है उसमें अच्छा सुधार लाना,
उनको मजबूत बनाना, उनको समाज को अधिक समावेशी, मतलब कि सबको मिलकर के चलने वाला और न्याय संगत, सबको जस्टिस मिले, ऐसा समाज जो है बनाने के ऊपर है। और सामाजिक विकास में जो है इसके अगर अपन बात करें कि क्या क्या जो है इसके मापदंड हो सकते हैं, तो सामाजिक विकास के अगर मापदंड की हम बात करें तो ये होता है जैसे कि शिक्षा है, उसके बाद में स्वास्थ्य की बात की जाए, उसके बाद में आय की बात की जाए, फिर लैंगिक समानता की अगर बात की जाए, तो ये सब जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी अवधारणा की अगर बात की जाए, तो सामाजिक विकास की अवधारणा के बारे में अगर बात की जाए, तो सामाजिक विकास एक व्यापक दृष्टिकोण है जो समाज के हर व्यक्ति की भलाई के सुधार करने के लिए केंद्रित है। ये केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लोगों के जीवन के सभी पहलुओं में सुधार करने पर जोर देता है। सामाजिक विकास का लक्ष्य ये सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच हो, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया जाता है। अब हम इसमें अगर इसके संकेतक की बात करें कि सामाजिक विकास के संकेतक कौन कौन होते हैं, तो इसके कुछ संकेतक है। पहला है शिक्षा, कि भाई साक्षरता दर जो है वो ये दर्शाता है कि कितने लोग शिक्षित हुए हैं, कितने लोग जो है पढ़ना लिखना जानते हैं, प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश कितने लोगों ने लिया, उच्च शिक्षा में लोगों ने कितना प्रवेश लिया। फिर स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो लोग जो है कितने वर्ष जीवित रह रहे हैं, कितने बच्चे एक वर्ष की से कम आयु में मर रहे हैं, माता पिता की मृत्यु ये दर्शाती है कि कितने बच्चे जन्म के दौरान मर जाते हैं। तो ये सब चीजें स्वास्थ्य व्यवस्था में है। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक विकास के संकेतक बताइए, तो आपको कौन कौन से संकेतक बताने हैं। एक तो शिक्षा हो गया कि भाई शिक्षा मतलब साक्षरता दर किस तरह से बढ़ी है, किस तरह से घटी है, इसके बारे में नए बच्चे जो है कितना एडमिशन ले रहे हैं, उच्च शिक्षा में कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो कि भाई क्या क्या किस उम्र में लोग मर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, या फिर ये दर्शाता है कि एक वर्ष के अंदर कितने बच्चों की मौत हो गई, मतलब छोटे बच्चे कितनी उम्र में कभी कई जगह बीमारियों से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं। आय की बात की जाए तो ये बताता है कि प्रति व्यक्ति कितना आय होता है, और ये दर्शाता है कि कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। फिर लैंगिक असमानता की बात की जाए तो लैंगिक असमानता मतलब कि लिंगानुपात देखा जाता है कि पुरुष और महिला की संख्या में क्या अंतर आ रहा है। उसके बाद में रोजगार देखा जाता है, सामाजिक सुरक्षा देखी जाती है, और बुनियादी ढांचा देखा जाता है। तो ये मैं क्या चीज बता रहा हूँ आपको, सामाजिक विकास के संकेतक। तो सामाजिक विकास के संकेतक के तौर पे कि समाज का विकास, देखिए सामाजिक विकास का संकेतक नाम से मालूम पड़ रहा है कि समाज में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको संकेत कौन कर रहा है, उनका संकेत कौन दे रहा है। तो उनका संकेत दे रहा है शिक्षा, उनका संकेत दे रहा है स्वास्थ्य, उनका संकेत दे रहा है आय, उनका संकेत दे रहा है लैंगिक समानता, और ये सब चीजें जो है एक संकेतक के तौर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड यूनिट का आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सामाजिक विकास के अभिकरण। राज्य, गैर सरकारी संगठन, बाजार, ये इसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा कि सामाजिक विकास के अभिकरण क्या है। तो सामाजिक विकास की अगर अपन बात करें तो सामाजिक विकास में राज्य, गैर सरकारी संगठन और बाजार की अगर बात करें तो ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? ये ऐसे निभाते हैं कि राज्य की अगर बात करें तो राज्य सामाजिक विकास कार्यक्रम को लागू करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब कि जो राज्य रहता है किसी भी जगह का, तो वो राज्य सरकार जो रहती है वो क्या करती है कि समाज के विकास के लिए अलग अलग कार्यक्रम को लागू करती है और उसके लिए फंड जनरेट करती है, वित्तीय सहायता करती है। जबकि जो गैर सरकारी संगठन रहते हैं जिसको अपन एनजीओ कहते हैं, आपने सुना होगा एनजीओ कहते हैं, तो एनजीओ क्या करता है, ये समुदाय के स्तर पर, जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। मतलब कि ये उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल अपन उनको टास्क दिया जाता है और वो उस जगह पे जाके उस टास्क को कंप्लीट करते हैं।
एनजीओ वाले लोग, और लोगों को सशक्त बनाते हैं। और बाजार की बात की जाए तो बाजार सामाजिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है, कि मतलब बाजार में जो है समाज जो है निजी क्षेत्र में अपने आप को कितना आगे बढ़ा रहा है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, कि राज्य की तो बात हो गई कि भाई अलग अलग योजनाएं लागू करी जाती है राज्य सरकार के द्वारा, और उसके लिए नीतियां बनाई जाती है, और फिर बाद में उसके लिए अलग अलग फंड दिए जाते हैं जिससे कि उसको बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, तो इनको संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और आगे बढ़ाया जाता है। एनजीओ की बात करें तो एनजीओ का मतलब ये होता है कि जैसे अलग अलग शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मानव अधिकार है, पर्यावरण है, या फिर किसी भी एरिया का डेवलपमेंट रुका हुआ है किसी पॉइंट पे जाके, तो गवर्नमेंट क्या है अलग अलग एनजीओ जो रहते हैं, प्राइवेट एनजीओ भी रहते हैं, तो वो उनको फंड जनरेट करती है कि आपको वहां जाकर के जमीनी स्तर पे ये कार्य करना है। फिर बाजार की अगर बात की जाए तो बाजार सामाजिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। जैसे कि निजी कंपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश के माध्यम से सामाजिक विकास में योगदान कर सकती है। अगर उदाहरण के तौर पे बात करें, निजी कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में सामाजिक विकास परियोजना में निवेश कर सकती है। तो मतलब कि कोई निजी कंपनी है, उसने अपने तरफ से कहीं पे रूरल एरिया में अगर स्कूल खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया, तो वो वहाँ पे क्या है, वो खुद का विकास तो कर ही रहे हैं, पर समाज के लिए भी उसने भला करा है कि वहाँ पे स्कूल खोला तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई उस एरिया की। वहाँ पे किसी भी तरीके का अगर उसने काम किया है, पर्यावरण के लिए काम किया है, स्वास्थ्य के लिए किया है, तो उससे भी उसको बढ़ावा मिलता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है विकास की बदलती अवधारणा, परंपराओं में परिवर्तन, उपभोक्तावाद, उपभोगी समाज। ये आपका अगला टॉपिक है तीसरी यूनिट का। तो विकास की बदलती अवधारणा, परंपराओं में परिवर्तन, उपभोक्तावाद और उपभोक्ता समाज का समाज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं कि विकास की अवधारणा में बदलाव के साथ परंपराएं भी प्रभावित होती है। तो जैसे कि आप सबसे पहली बात तो ये है कि परंपरा, तो क्या हुआ, जैसे कि डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, कई सारे जो परंपराएं चली आ रही है पुराने समय से, तो उसमें अगर कुछ बदलाव जैसी चीज है कि भाई ये चीज इसमें प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, जैसे घूंघट प्रथा थी, तो वो धीरे धीरे खत्म हुई। तो क्या हुआ उससे, जैसे कि मतलब जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें बदलाव भी आ रहा है, और उपभोक्तावाद और उपभोक्ता समाज के उदय से सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। तो अब हम इसकी अवधारणा की बात करें तो पारंपरिक विकास के बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पारंपरिक विकास से, कि विकास की बदलती अवधारणा में परंपराओं का विकास कैसे हुआ। तो पहले विकास को मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता है, लेकिन अब इसे सामाजिक, पर्यावरण में क्या विकास हुआ, समाज में क्या विकास हुआ और संस्कृति में क्या विकास हुआ, इस दृष्टिकोण से देखा जाता है। किसको, पारंपरिक विकास को। पहले क्या देखते थे कि आर्थिक रूप पे जो है कितना मतलब इंसान जो है मजबूत है, पर अब ये सब नहीं देखा जाता है। अब देखा जाता है कि सामाजिक तौर पे, पर्यावरणिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे ये जो है कितना पारंपरिक विकास हुआ है। फिर उसके बाद में साथ में जो है परंपराओं में परिवर्तन भी हुआ है, कि लोगों की जीवन शैली और मूल्य जो है धीरे धीरे बदले हैं। और उसके बाद में जो है आपका आर्थिक विकास और शहरीकरण हुआ, लोग ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करके जो है शहरी क्षेत्र में आए हैं, तो वहाँ पे जो है उनकी जो सोच है पुरानी, उनमें भी चेंज आया है और नए विचार और मूल्यों का प्रसार हुआ है। फिर आता है आपका उपभोक्तावाद और उपभोक्ता समाज के बारे में बात करते हैं। विकास की बदलती अवधारणा की बात कर रहे हैं हम। तो विकास की बदलती अवधारणा में पहला तो परंपराओं के बारे में बात कर ली, अब हम उपभोक्ता और उपभोक्ता समाज के बारे में बात करते हैं। तो उपभोक्तावाद क्या होता है? उपभोक्तावाद एक ऐसी अवधारणा है जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग को बढ़ावा देती है। और उपभोक्ता समाज को क्या करता है कि उपभोक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो उपभोक्तावाद एक प्रमुख सामाजिक मूल्य बन गया है। जैसे कि
विज्ञापन और मार्केटिंग, विज्ञापन और मार्केटिंग के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक खरीदने और उपभोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो उपभोक्तावाद क्या होता है कि लोगों को उपभोग करने के लिए, मतलब कि हम उपभोक्ता हैं, मतलब कि हम क्या है, हम एक तरीके से कस्टमर है। और उपभोक्तावाद क्या होता है कि उपभोक्तावाद जो रहता है वो ललचाता है नई नई चीजों को लेकर के कि आप इससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा, अलग अलग चीजों के एडवर्टाइजमेंट होंगे जिससे कि जो है अपन लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहेंगे। पर इसकी एक समस्या ये है उपभोक्तावाद की कि इससे क्या होता है, कई बार पर्यावरण को प्रदूषण भी हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा दिखावे पे जा रहे हैं और उस पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और लोगों के अंदर जो संतुष्टि है, उनके पास जितना है उसमें संतुष्ट नहीं हो रहे, उनको और ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए। तो ये जो है उपभोक्तावाद की एक प्रॉब्लम भी है। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तीसरी यूनिट का जो आपका अगला टॉपिक है वो है सतत विकास। सतत विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ना है, सतत विकास के मूल तत्व के बारे में पढ़ना है, सतत विकास के संकेतक और सतत विकास के लक्ष्य के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि सतत विकास का मतलब क्या होता है कि इसका लक्ष्य एक ऐसा भविष्य बनाना जो सभी के लिए न्यायपूर्ण, स्वस्थ और टिकाऊ हो। तो अब क्या है कि एक ऐसा विकास करना चाहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है और बिना भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए। इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को समावेश होता है। तो आपको सतत विकास की अवधारणा की अगर बात की जाए तो सतत विकास मतलब कि लगातार विकास। तो लगातार विकास की अगर बात की जाए तो इसका मेन लक्ष्य क्या होता है कि एक ऐसा भविष्य बनाना जो सभी के लिए न्यायपूर्ण हो। मतलब कि सभी का सतत विकास मतलब कि एक ऐसे भविष्य में लोग, मतलब भविष्य ऐसा हो कि जिसमें सभी को न्याय मिले, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हर चीज सही रहे। ये सतत विकास के अंतर्गत आता है। तो इसका मूल तत्व क्या है? इसका मूल तत्व है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास ऐसा हो जो कि मतलब सभी जो हैं लोग हैं उनका आर्थिक तौर पे विकास हो। सामाजिक विकास की बात करें तो सभी लोगों को समान अवसर मिले। पर्यावरण संरक्षण की अगर बात की जाए तो सभी जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और पर्यावरण से मिलने वाले जो संसाधन है उनका सही तौर पे इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद में सतत विकास के लक्ष्यों की अगर बात की जाए, सतत विकास के लक्ष्य SDG, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है SDG सतत विकास लक्ष्यों की, तो आपको कहना है को 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। SDG जो अगर क्वेश्चन आता है तो उसको 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया था और इसका लक्ष्य था कि 2030 तक 17 लक्ष्यों को वो हासिल करना है, जिसमें इनमें से कुछ प्रमुख लक्ष्य क्या है उनका जो जो संयुक्त राष्ट्र हैं उनका लक्ष्य जो है 2030 तक ये चाहते थे तो 17 लक्ष्य, पर मेन जो लक्ष्य है वो ये क्या है, एक तो गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना, लैंगिक समानता हासिल करना, पर्यावरण की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना। ये मेन चीज इसकी थी। तो सतत विकास की अवधारणा एक व्यापक और जटिल है, लेकिन यह हमें बेहतर भविष्य बनाने में मदद करती है और सतत विकास का जो लक्ष्य SDG इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो यहीं पे आपकी खत्म होती है तीसरी यूनिट। अब आती है आपकी चौथी यूनिट। 2 यूनिट बची है दोस्तों, हम जल्दी से उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और थोड़ा सा स्पीड में इसलिए हो रहा है क्योंकि अपना लक्ष्य है कि अपने 2 या 3 दिन में परीक्षा है और हमको कैसे भी करके जो है उसमें
कोशिश करनी कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। आपको वो आंसर लिखने के तरीके भी होने चाहिए कि मैं जब आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपको कुछ पॉइंट मैं बोलता हूँ, तो उन पॉइंट को आपको जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो उन पॉइंट को आप ब्लैक पेन से लिखें, अलग अलग हाईलाइट करके लिखें, पॉइंट बना बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। चेक करने वाले को समझ में आएगा कि इसने क्या लिखा है। अगर आप पैराग्राफ बना के इधर से आपने नीचे तक लिख दिया सीधा का सीधा तो भी आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके अपनी बात को लिखना है, स्पष्ट बात लिखेंगे तो चेक करने वाला जितना कम परेशान होगा उतने अच्छे मार्क्स आपको देगा। तो ये चीज है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है 4th यूनिट चालू हो जाती है यहाँ से भारतीय समाज के विकास में, भारतीय समाज में विकास की चुनौतियां। तो भारतीय समाज में विकास की कौन कौन सी चुनौतियां हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो बहुत सारी चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, गरीबी है, असमानता है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण प्रदूषण है, सामाजिक कुप्रथाएं भी है। तो गरीबी हम जानते हैं, अब इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गरीबी हम जानते हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये असमानता को बढ़ाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति गरीब है तो उसको लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। असमानता की बात की जाए तो आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर में असमानता भारत की प्रमुख चुनौती है। यह समाज में तनाव पैदा करती है और विकास को बाधित करती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति को कम आय मिल रही है, उसकी शिक्षा अच्छे से नहीं हो पा रही है, उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं असमानता की बात हो रही है। अशिक्षा की बात करें तो अशिक्षा गरीबी और विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा होती है। वो ये महिलाओं और वांछित समूहों के लिए विशेष रूप से गंभीर है। अगर मान लीजिए कि कई लोग क्या है, महिलाओं को अगर नहीं पढ़ने दे रहे हैं और कई लोग जो है बचपन में ही जो है बाल मजदूरी करवा रहे हैं, तो ये भी जो है अशिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मतलब कि अगर अशिक्षा शिक्षित नहीं होगा व्यक्ति तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। बेरोजगारी की बात करें तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और विकास की गति जो है वो धीमी होती जा रही है। पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ये जो है स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, इसलिए विकास को ये बाधित भी करता है। उसके बाद में सामाजिक कुप्रथाएं भी है, कुछ कुछ दहेज है, जातिवाद है, लैंगिक भेदभाव है, ये भी सामाजिक कुप्रथाएं भी जो है समाज को आगे बढ़ने से रोकता है और समाज की कुछ जो है चुनौतियां हैं। अब अगर आपसे ये चुनौतियां तो आपने बता दी, अब इनके जो है इनको दूर करने के लिए इनके समाधान के तौर पे हम क्या सुझाव देंगे। तो एक तो गरीबी को कम करना चाहिए, उसके बाद में असमानता को कम करना चाहिए, शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहिए, बेरोजगारी को कम करना चाहिए, कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने चाहिए कि लोगों में जो है जागरूकता हो, वो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लें और कुछ आगे बढ़ें। जनसंख्या की वृद्धि को रोकना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, प्रदूषण अपने को कम करना चाहिए, सामाजिक कुप्रथाओं को भी खत्म करना चाहिए और तभी जो है समाज जो है उसका विकास हो सकता है। उसके बाद में 4th यूनिट का जो अगला टॉपिक है आपका वो है विकास के भारतीय अनुभव, सर्वोदय, भूदान, चित्रकूट मॉडल, श्वेत क्रांति, ये आपको पढ़ना है। विकास के भारतीय अनुभव, सर्वोदय, भूदान, चित्रकूट मॉडल और श्वेत क्रांति आपको पढ़ना रहेगा। तो जल्दी जल्दी से इसको भी निपटा लेते हैं अपन। तो भारत के विकास के संदर्भ में सर्वोदय, भूदान, चित्रकूट मॉडल और श्वेत क्रांति जो है महत्वपूर्ण अवधारणा है। सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का कल्याण हो, सभी का भूदान सभी का कल्याण हो। तो मतलब सर्वोदय का मतलब तो हो गया सभी का कल्याण हो, जबकि भूदान आंदोलन का मतलब होता है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन देने की मांग करता है। चित्रकूट मॉडल क्या करता है, ये एक ऐसी प्रणाली है जो कृषि और उद्योग को एकीकृत करती है, जबकि श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यक्रम है। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वोदय क्या होता है तो आपको बोलना है कि एक जो है इकाई के लिए है सर्वोदय का मतलब कि सभी के कल्याण की बात हो रही है। तो सर्वोदय एक दर्शन है जो सभी के उत्थान पर जोर देता है। यह अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित है और विनोबा भावे ने इस आंदोलन को शुरू किया था।
विनोबा भावे ने इस आंदोलन को शुरू किया था। कौन से आंदोलन को? सर्वोदय आंदोलन को शुरू करा था और इसका उद्देश्य था समाज को अधिक न्याय संगत और एक समान बनाना। उसके बाद में आपका था भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन क्या करा था? ये विनोबा भावे ने ही शुरू किया था और इनका उद्देश्य था भूमिहीन लोगों को जमीन प्रदान करना और भूमि के असमान वितरण को कम करना। और इस आंदोलन में धनी भूस्वामियों को अपनी जमीन भूमिहीन लोगों को दान करने के लिए प्रेरित किया जाता था। उसके बाद में आता है चित्रकूट मॉडल। तो चित्रकूट मॉडल में क्या हुआ कि ये एक ऐसा मॉडल था जो कृषि और उद्योग को एकीकृत करता है। मतलब कि ये मॉडल क्या कर रहा था? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर को प्रदान करता है और इस मॉडल में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग स्थापित किए जाते हैं जो स्थानीय उत्पादों का उपयोग करते हैं। छोटे उद्योग को स्थापित करके और स्थानीय उत्पादों को उपयोग में लेकर के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते थे। मतलब कि ये जो है छोटी जगहों पे जो है रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए ये मॉडल था चित्रकूट मॉडल। कृषि और उद्योग को एक साथ जोड़ने का जो ये मॉडल था। श्वेत क्रांति में क्या था? श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया था। तो इसमें क्या है? डेयरी विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था कि भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि हो और भारत को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। इस कार्यक्रम में छोटे और सीमांत किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और डेयरी उद्योग में शामिल होने के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती थी। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक है नियोजन के बारे में। नियोजन की अवधारणा, नियोजन के प्रकार, नियोजन की विधियां जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो नियोजन क्या होता है? नियोजन जो है ये एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करने के लिए बनाई गई है। नियोजन के प्रकार, विधियां और पंचवर्षीय योजनाएं आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक अगर दृष्टिकोण से नियोजन का विश्लेषण बताता है कि यह समाज में असमानता को कम करने, संसाधनों को उचित वितरण को बढ़ावा देने और विकास को अधिक समावेश बनाने में मदद करता है। तो नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन से मतलब होता है कि एक लक्ष्य निर्धारित करना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करना। तो मतलब कि अगर आपसे नियोजन के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या कहना है कि नियोजन जो है एक योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है। मतलब कि एक योजना बनाई जाती है और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है पूरी तरह से जो आवश्यक संसाधन है और प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है और एक सतत प्रक्रिया है जो भविष्य की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में केंद्रित है। तो ये विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। सामुदायिक नियोजन मतलब कि समाज के विकास के लिए किया जाता है। स्थानीय नियोजन मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे कि कैसे डेवलपमेंट कराया जा सकता है, किसी प्रदेश का विकास कैसे कराया जा सकता है, वो प्रादेशिक नियोजन में आ जाता है। राष्ट्रीय नियोजन मतलब कि पूरे देश का विकास कैसे किया जाता है, उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है, तो वो राष्ट्रीय नियोजन हो जाता है। तो मतलब कि नियोजन मतलब क्या हुआ आपको क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत इजी है। आपको बस ये याद रखना है कि नियोजन मतलब होता है कि किसी भी चीज का एक टारगेट बनाना, एक लक्ष्य बनाना और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक जो प्रक्रियाएं हैं, उनको संसाधन है, उनको पूरा करना और लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के ऊपर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या कहती है। तो पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में बात करें तो भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 5 वर्षीय योजना बनाई जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय समानता को कम करना, आय असमानता को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसरों का सृजन करना। तो मतलब कि पंचवर्षीय योजना जो है वो 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है और ये क्या काम करती है? इसका काम होता है कि राष्ट्र की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है और जो असमानता है आय में लोगों की, उसको कैसे कम किया जा सकता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास मतलब कि संतुलन के साथ विकास कैसे किया जा सकता है, रोजगार के अवसर कैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं और नए रोजगार जो है वो कैसे लगाए
जा सकते हैं। तो आपको ये मैंने जो पॉइंट बताए हैं इनको ही आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। पंचवर्षीय योजना के जो मैंने पॉइंट मेन हाईलाइट करे हैं वो आपको याद होना चाहिए कि वो कौन कौन से आपके पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं आपकी लास्ट वाली जो यूनिट है उस पे आ जाते हैं कि उसमें आखिर क्या दिया हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट यूनिट जो है वो आपकी 5वीं यूनिट है, सामाजिक नीति के बारे में है। सामाजिक नीतियां एवं कार्यक्रम के बारे में है। सामाजिक नीति अवधारणा आवश्यकता के बारे में, सामाजिक नीति का विकास और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और उसकी अवधारणा, ये सब चीजें इसमें हैं। तो इसको अपन जल्दी से निपटा लेते हैं। तो सामाजिक नीति का अर्थ क्या होता है? सरकार की नीतियां, कार्यक्रम जो और पहले से जो सामाजिक कल्याण और मानव विकास को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ये नीतियां जो है एक क्षेत्र है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों से संबंधित है। तो आपसे नीति, कोई सी नीति तैयार करनी चाहिए कि भाई आपको ये सरकार क्या क्या नीति करती है, सामाजिक नीति क्या है, समाज के लिए क्या नीति होती है सरकार की, कि सामाजिक नीति की आवश्यकता होती है समाज का विकास। तो हम यहाँ सामाजिक नीति की बात करें, सामाजिक नीति किस किस काम में आती है? समाज के विकास की बात करती है, गरीबी कम करने की बात करती है, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए बात करती है, सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए बात करती है। तो ये जो है सामाजिक नीति की अवधारणा होती है। तो सामाजिक नीति की अवधारणा या अपन परिभाषा के तौर पे बात की जाए तो सामाजिक नीति को आमतौर पर सरकार की उन नीतियों के, कार्यक्रमों और पहलुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उद्देश्य होता है समाज में व्यक्ति और समुदाय को कल्याण कैसे किया जा सके। तो सामाजिक नीति की अवधारणा क्या होती है कि ये समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, ये इसका उद्देश्य होता है, व्यक्ति और समुदाय को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है गरीबी, सामाजिक समस्याओं को दूर करना, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, स्वास्थ्य समस्या, व्यक्तियों और समुदाय के जीवन में की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मेन लक्ष्य होता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? सामाजिक नीति की आवश्यकता क्यों है? तो सामाजिक विकास के लिए आवश्यकता है, गरीबी कम करने की आवश्यकता है, सामाजिक न्याय स्थापित करने के, सबको न्याय मिले इसलिए जरूरी है, सामाजिक असमानता कम करना मतलब कि जो लोगों में भेदभाव है उसको दूर करना, सामाजिक एकता, सबको एक साथ इकट्ठा करना, सबको एक समान समझना। तो ये सब जो है इसका मेन पॉइंट्स हैं सामाजिक नीति के। उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका सामुदायिक विकास के बारे में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? समुदाय के जीवन स्तर को सुधारना और उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। ये वही जैसे वो नीति में अपन बात कर रहे थे वैसे ही इसमें है कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पूरी कम्युनिटी, एक समुदाय की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि समुदाय के विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब कि पूरे जो समुदाय है उसके जीवन स्तर को कैसे सुधार सकते हैं, उसको आर्थिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे कैसे हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और ये कार्यक्रम समुदाय के स्वयं के प्रयासों और भागीदारी पर आधारित है। मतलब कि समुदाय, कोई भी एक विशिष्ट समुदाय है वो अपने आप का विकास कराना चाहता है तो उसकी भी उतनी ही भागीदारी इसमें होती है। इसमें योजना बनाई जाती है, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, अनुश्रवण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और योगदान जैसे विभिन्न चरण इसमें शामिल है। तो सामुदायिक विकास एक ऐसा दृष्टिकोण है जो समुदाय के सदस्यों को उनके जीवन में सुधार लाने के लिए सशक्त बनाता है। ये मानता है कि समुदाय के लोग अपने स्वयं के विकास के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और इन्हें इसमें सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। तो ये था आपका टोटल 5 यूनिट जो थी, इनको मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। तो मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बोले हैं, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा था, मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा था कि वीडियो ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो फिर आपको उसको फिर जो है बहुत बोरिंग भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये जो है शॉर्ट में आपको चीज़ें बताई है।
पर आप इसको हो सकता है कि यूट्यूब में आप उसको थोड़ा स्लो डाउन करके भी सुन सकते हैं। धीरे धीरे आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। और कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिलेबस बहुत इजी है। कुछ पॉइंट्स तो आप उसको जब सुनेंगे जिसमें आपको समझ में जाएंगे कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप और कौन कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जो बच्चे माइनर सेकंड वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है ये, और मेजर सेकंड वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है, और माइनर वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है, और जिनने माइनर को ओपन इलेक्टिव बनाया है उनके लिए भी उपयोगी है। तो जिन बच्चों का अभी मान लीजिए कि ओपन इलेक्टिव का पेपर है और उन्होंने ये वाला लिया है तो वो ये पढ़ सकते हैं। और साथ ही अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि जिन्होंने मेजर में अगर सोशियोलॉजी लिया है तो उनका सेकंड पेपर भी यही रहेगा, और माइनर में सोशियोलॉजी लिया तो भी उनका यही रहेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए। अच्छे वीडियोज़ के साथ में मैं वापस आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।